तो क्या आप नीट 2025 के स्टूडेंट हैं? तो बिल्कुल नीट 2025 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, प्योरली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं आज केमिस्ट्री के टॉप 20 एमसीक्यूज कराने वाला हूं। 20 का मतलब है 20 इंटू 4, मतलब 80 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। 80 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। मैं आपको 2015 से लेकर 2024 तक के एमसीक्यूज करा रहा हूं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं। मतलब 2025 में जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट जो हैं, पिछले सालों के कॉन्सेप्ट जो हैं, वो हमें रिवीजन करने होंगे। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवीजन कराता हूं। आइए हम टाइम को बिना बर्बाद किए हुए क्वेश्चन को करने लगते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक उपकोष में जिसके लिए L बराबर 3 है। ये नीट 2012 में आया क्वेश्चन। कब आया क्वेश्चन? ये नीट 2012 का क्वेश्चन है कि एक उपकोष में जिसके लिए L बराबर 3 मतलब एजीमुथर क्वांटम नंबर हमें दिया गया है L बराबर 3, N बराबर 4 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? मुझे लगता है नीट 2025 में ये क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉनों से संबंधित की इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालो। तो बहुत आसान है। इसमें हमें क्या दिया गया है कि L बराबर 3 है, L बराबर 3। तो क्या है कि S P D F, ये क्या होता है? इसके लिए L का मान 0 होता है, P के लिए L का मान 1 होता है, D के लिए L का मान 2 होता है, F के लिए L का मान 3 होता है। तो L का मान हमें 3 दिया गया है, मतलब ये F की बात कर रहा है। F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। S में 2, P में कितने होते हैं? P में 6, D में 5, सॉरी D में 10 और F में 14। तो हमें F का पूछा गया है। L बराबर 3 मतलब F में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 ऑप्शन में कहाँ होगा? तो 14 ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारा कि Z बराबर जर्कोनियम का क्या होता है? Z बराबर 40। हाफ नियम का कितना होता है? Z बराबर 72, 72। इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं, मतलब इनका जो रेडियस होती है, इनका जो आकार होता है वो बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? जबकि ये तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 40 है, इसका परमाणु क्रमांक 72 है, फिर भी इनकी जो एटॉमिक रेडियस है और इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं, आयनिक रेडियस बराबर क्यों होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नीट 2025 में रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आप अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाओगे, एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाओगे, आप अपना सपना पूरा कर पाओगे, एमबीबीएस कर पाओगे दोस्तों। तो आइए मैं बात करता हूं कि क्या कारण है कि परमाणु त्रिज्याएं समान है। क्या वो विकर्ण संबंध है? नहीं। क्या वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है? नहीं। क्या वो रासायनिक गुणों में समानता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है? क्या वो लेंथेनॉइड आकुंचन है? बिल्कुल सही बात है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये 40 है Z बराबर, ये Z बराबर 72 है, परंतु लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण दोनों की जो परमाणु त्रिज्याएं हैं, दोनों की जो आकार है, दोनों की त्रिज्याएं हैं, वो बराबर होती हैं। आइए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। तो तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे और चौथे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा नीट 2016 का क्वेश्चन है। नीट 2016 का क्वेश्चन है। ये कब आया है क्वेश्चन? ये AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। तो ये AIPMT 2008 का क्वेश्चन है जब नीट नहीं होता था, लेकिन ये मेडिकल साइंस का क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? मेरे पास जो मेरी ब्लैक कलर की जो ये मार्कर था वो थोड़ा खराब हो गया है, तो इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन और आंसर ब्लू से ही लिखूंगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि कोलेजन प्रोटीन का उदाहरण क्या है? नीट 2016 का क्वेश्चन। क्या वो सिल्क है? क्या वो कोलेजन है? क्या वो हीमोग्लोबिन है? या फिर ऑल ऑफ दोज, ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा, कोलेजन सिल्क नहीं होता है, कोलेजन का उदाहरण कोलेजन भी नहीं होता है, वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि एक कोलेजन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक कोलेजन प्रोटीन है, याद रखना इस चीज को। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक कोलेजन प्रोटीन है, याद रखना। नीट का क्वेश्चन है ये, नीट का। प्रोटीन की तृतीयक संरचना किसके समान होती है, किसके समकक्ष होती है? बोथ या नन ऑफ दीज? रेशेदार, फाइब्रस, सर्कुलर, या किस टाइप की स्ट्रक्चर होता है इसका? तो ये जो क्वेश्चन आया है वो नीट
नीट 2016 में आया था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो आया था थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ये AIPMT 2008 में आया है। ये AIPMT 2008 में क्वेश्चन आया है। इसमें ये रेशेदार मतलब फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, और गोलाकार मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर इसका हो सकता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर हो सकता है। या फिर इसका थर्ड ऑप्शन जो बोल रहा है वो है बोथ, मतलब क्या है, रेशेदार भी हो सकता है, फाइब्रस भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा बोथ ऑफ दोज, वो फाइब्रस भी होता है, वो सर्कुलर भी होता है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने नीट की सिलेक्शन एक्सप्रेस सीरीज में। नीट की इस डॉक्टर बनने के इस महाक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो बच्चे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले बोर्ड में लिखता हूँ, मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं बहुत इसके लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ। मेरे पास नीट की एक बुक है, मैं नीट की बुक में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छांट रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, मैं उनको आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, मेटता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ। आप मेरी मेहनत को देखो और एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करो इसके लिए। मैं इस वीडियो में सब्सक्राइब और लाइक का जो एम रखता हूँ वो 50 लाइक रखता हूँ। इस वीडियो पर मुझे 50 लाइक चाहिए दोस्तों आप लोगों से। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन 5 और 6 की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो नीट 2017 का क्वेश्चन है। मेरे पास PMT की एक बुक रखी हुई है, नीट की बुक है, जिससे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैं अपने मन से नहीं बना पा रहा हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट थोड़ी जो मेरे मन से क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं नीट के क्वेश्चन बना रहा हूँ। मैं आपको डॉक्टर बनने के लिए एक तरफ लेके जा रहा हूँ कि आप नीट में सिलेक्शन ले पाओ, नीट में आप अपना सपना पूरा कर पाओ और MBBS कर पाओ। ठीक है, तो मेरा पूरा इंटेंशन है कि आप लोग एक डॉक्टर बन पाओ, ताकि अपना आप सपना पूरा कर पाओ। दुर्बलतम अंतराणविक बल उपस्थित होता है। दुर्बलतम का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम। दुर्बलतम का मतलब होता है बहुत कमजोर। अंतराणविक बल का मतलब क्या होता है? अंतराणविक का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अंतराणविक मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें उपस्थित होता है? सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होता है? क्या वो नियोप्रोटीन में होता है? नहीं, नियोप्रोटीन में तो अच्छा खासा होता है। टेरिलीन में होता है? नहीं, टेरिलीन में भी नहीं होता। पॉलिस्टीन में होता है? पॉलिस्टीन में भी नहीं होता। बैकेलाइट, याद रखना इस चीज को। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको याद करना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को याद कर लो, रट लो, क्योंकि आप बहुत कम टाइम बचा है नीट 2025 के लिए। तो इसको रट डालो कि सबसे दुर्बलतम अंतराणविक बल मिलता है बैकेलाइट में। बैकेलाइट में आप लोग मेरे को ये भी बताओगे कि बैकेलाइट का उपयोग किस में किया जाता है, किस उद्योग में बैकेलाइट का यूज किया जाता है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इस चीज को। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की, और ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो, आप बिल्कुल नीट के क्वेश्चन पेपर लगा पा रहे हो, और नीट में अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं मिला। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं सब इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं। बस आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर जाता है और आप नहीं कर पाते। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें अपने रिलैक्स होकर रहना है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके कॉन्सेप्ट 100% आपके पेपर में आएंगे। मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो 100% आपके नीट एग्जाम में, आप 4 मई को देने जा रहे हो नीट एग्जाम, 4 मई के बाद आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि सर कितना हुआ, भैया कितना हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा, ये लेके आऊंगा क्वेश्चन, और मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि मैंने कितने कराए क्वेश्चन और उसमें से कितने कॉन्सेप्ट फंसे। अगर नहीं कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देना। तो क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? अधिकतम का मतलब होता है आई की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, आई की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका हिमांक अवनमन ज्यादा होगा। मतलब जिसका आयनन ज्यादा होगा, जो ज्यादा टूटेगा उसकी हिमांक अवनमन ज्यादा होगा। तो क्या है C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज का आयनन होता है, यूरिया का आयनन होता है? नहीं होता। यूरिया और ग्लूकोज का आयनन कभी नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। KCl में क्या होगा? K+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा, मतलब 1 और 2, इसमें 2 आयन बनेंगे। कितने आयन बनेंगे? 2 आयन बनेंगे। K2SO4, इसमें क्या होगा? 2K+ हो जाएगा और SO4 -2 हो जाएगा। मतलब कितने आयन? 2 आयन, 3 आयन इसमें बनेंगे। इसमें कितने? 3 आयन बनेंगे। इसमें 3 आयन बने, इसमें 2 आयन बने, इसमें 4 आयन बनेंगे। इसमें कितने आयन बनेंगे? 4। तो सबसे ज्यादा आयन किस में बन रहे हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट में। तो एल्यूमिनियम सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, और नीट 2018 में 4 नंबर +4 मार्क्स कर लो अपने। और ये इस बार भी आ सकता है क्योंकि NCERT सेम है, तो क्वेश्चन कहीं बाहर से थोड़ी बनाएगा, कहीं मार्स से या फिर कहीं
अंतरिक्ष से क्वेश्चन बन के थोड़ी आएंगे, हम ही लोग क्वेश्चन बनाएंगे और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, ये मैं 100% बोल सकता हूँ। तो इन क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उनको रट डालो, समझ लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके 2025 में दिखने वाले हैं। प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दो। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में, सभी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी हैं, कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है। क्लोरोफॉर्म का मतलब है CHCl3 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, H न्यू, प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, COCl2 बनेगा, COCl2 बनेगा। COCl2 क्या होता है, फॉस्जीन, इसको क्या बोलते हैं, फास्जीन गैस बनती है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, या फिर इसको फॉस्जीन गैस बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। इसको अगर हम सूंघ लें, इसको अगर हम स्मेल कर लेते हैं तो इससे इंसान की मौत तक हो जाती है, डेथ तक हो जाती है। इस चीज़ से इतनी विषैली होती है, पॉइजनस होती है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ये एक नेम रिएक्शन है और नीट 2025 में छपी हुई है। नीट 2025 में हुंस-डीकर रिएक्शन आएगी। मैंने आपको हिंट भी दे दी है, आप बताओ कि ये कौन सी रिएक्शन है। क्या वो कोलवे रिएक्शन है, क्या वो रीमन-टीमर रिएक्शन है, क्या वो हुंस-डीकर रिएक्शन है, क्या वो वुड्स रिएक्शन है, बताओ आप। तो ये वुड्स रिएक्शन तो नहीं है, कोलवे रिएक्शन भी नहीं है, कोलवे रिएक्शन तो फिनॉल की होती है। वुड्स रिएक्शन जो होती है एल्किल हैलाइड की होती है, ये भी नहीं होगा। रीमन-टीमर रिएक्शन फिनॉल की होती है, ये भी नहीं होगा। तो एक बची रिएक्शन, हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है कि ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ ब्रोमीन जल और कार्बन टेट्राक्लोराइड जब रिएक्शन करते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है RBr। इससे क्या बनेगा, RBr का मतलब है एल्किल हैलाइड। तो ये रिएक्शन क्या बोलती है, हुंस-डीकर अपक्रिया। हुंस-डीकर अपक्रिया को अच्छे से पढ़ के जाना, नीट 2025 में क्वेश्चन मिलने के पूरे आसार हैं। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे, ये नीट के और मेडिकल के PYQs हैं। मैं BSc नर्सिंग के, मैं BMS के और एम्स के जो पिछले सालों में आए हुए हैं, मैं नए नए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। रटे रटाए क्वेश्चन तो आप पहले से ही कर चुके हो, वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं आपको नए क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपके नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो सके। तो आपको देखो कि आप किस जगह पे हो और किस जगह स्टैंड कर पा रहे हो और कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, ये भी देखो। आइडोफॉर्म परीक्षण या आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा यौगिक नहीं देता, देखो देता है तो सबको पता है, नहीं देता बताओ। आइडोफॉर्म परीक्षण कौन सा यौगिक नहीं देता। जब आप नीट में क्वेश्चन सॉल्व करो तो नहीं शब्द को हाईलाइट कर लो, जैसे कि मैंने इसमें हाईलाइट किया है, हाईलाइट जरूर करना है आपको नहीं शब्द। एथेनॉल आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, मतलब ये गलत हो जाएगा। एथेनॉल देता है, मतलब ये गलत हो जाएगा। एसिटोफिनॉन देता है, मतलब गलत हो जाएगा। बेंजोफिनॉन नहीं देता, मतलब ये एक राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बेंजोफिनॉन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, याद रखना इस चीज को। क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, नीट के PYQs हैं ये। क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से रिएक्शन मैं आपको बताता हूं करके। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हमारे पास, मेरा मार्कर थोड़ा मेरे को चेंज करना पड़ेगा एक सेकंड के लिए। हाँ, तो मार्कर मैं लेके आ चुका हूँ कि क्लोरोबेंजीन हमारे पास है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन ले ली हमने, क्लोरोबेंजीन बेंजीन के ऊपर Cl लगा दिया, क्लोरो ग्रुप लगा दिया। इसमें अमोनिया को क्या लिख सकते हैं, NH2H, NH3 है, मतलब H को मैंने निकाल दिया बाहर। तो अब इसको एरो करके लिखेंगे, Cl जो है वो H के साथ निकल जाएगा, क्या बना लेगा, HCl, माइनस करके लिख देंगे -HCl, और NH2 ग्रुप क्या करेगा, इस पे जुड़ जाएगा, आके इस पे जुड़ जाएगा तो मतलब क्या बनेगा, इस तरीके से ये क्या है, एनिलीन बन जाएगा। तो मैं जगह कम होने के कारण इसको मेट दे रहा हूं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनिलीन। जब क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है, मतलब H2 हो जाता है, Cl को ले जाता है और NH2 यहां जुड़ जाता है, एनिलीन बना लेता है। क्या बनाता है, एनिलीन बना लेता है। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों मेडिकल साइंस के, मतलब कि नीट और AIPMT के PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप देखो कि जल गैस से मैथेनॉल, मैथेनॉल का मतलब होता है मिथाइल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल या मैथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र होता है CH3OH, याद रखना। बनाने में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक, रिएक्टेंट बनाने में इसको जो अभिकर्मक उपयोग होता है, अभिकर्मक का नाम बताओ। प्रयुक्त अभिकर्मक क्या होता है? क्या वो कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड होता है? नहीं, मतलब होते हैं, इसके साथ कुछ और भी होता है, याद रखना इस चीज को। एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al2O3, ये भी नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड Fe2O3, ये भी नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्रोमिल ऑक्साइड, ये सही होगा। इसमें सिर्फ 2 दिए गए थे, 2 नहीं होते, 3 होते हैं, 1 2 3। कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्रोमिल ऑक्साइड, ये 3 होते हैं, 3 होते हैं जल गैस से मैथेनॉल बनाने में, जल गैस से मिथाइल एल्कोहल का निर्माण करने में कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्रोमिल ऑक्साइड, 3 अभिकर्मक चाहिए होते हैं। ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल, ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल अगर हमें बनाना होता है, इथाइल एल्कोहल का मतलब होता है दारू। दारू को आप जानते होंगे अच्छे से, गांव में आपने देखा होगा, दारू के बारे में जानते ही होंगे। नशा करने वाला एक लिक्विड होता है, नशा करने वाला लिक्विड, उसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, दारू। तो ग्लूकोज से एल्कोहल दारू में बनाने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, मतलब ग्लूकोज में हम क्या डाल दें कि वो दारू बन जाए, कि वो एथिल एल्कोहल बन जाए। किससे बनता है? क्या वो इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से बनता है? नहीं। डाइस्टेज? नहीं। माल्टेज? बिल्कुल नहीं। जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एक ऐसा एंजाइम होता है, जाइमेज, जाइमेज राइट आंसर हो जाएगा। तो जाइमेज एक ऐसा एंजाइम है, जब हम ग्लूकोज में डाल देंगे तो उससे एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, इथाइल एल्कोहल बन जाएगा, मतलब दारू बन जाएगी। तो मैंने आज आपको कितने बनाए? 11 नंबर, 12 नंबर। अब मैं आपको बताऊंगा 13 नंबर, 14 नंबर। ये सभी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहाँ के हैं? नीट के, नीट के। अगर आप नीट के और ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो। 50 लाइक मैंने इसका टारगेट रखा है, तो प्लीज 50 लाइक कराओ। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरफ, तो हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की। ये कहाँ के क्वेश्चन है? ये नीट के क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है और AIPMT के, AIPMT के। AIPMT क्या होता है? AIPMT नीट से पहले होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से होता था। इसमें नीट के ही क्वेश्चन होते हैं, पिछले सालों के होते हैं, 2013 से पहले के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है? एल्कोहल बनता है? नहीं। ईथर बनता है? देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। एल्डिहाइड बनता है? एल्डिहाइड तो बिल्कुल नहीं बनता। एथिन बनता? नहीं बनता। ईथर बनता है भाई, ईथर। ईथर किसका समावयवी होता है? ईथर एल्कोहल का समावयवी होता है। ईथर आइसोमेरिज्म होता है एल्कोहल का, याद रखना इस चीज को। परिशोधित एल्कोहल या परिशोधित स्प्रिंट में कितने % एल्कोहल होता है? क्या वो 75% होता है? नहीं। 5 से 6%? नहीं। 100%? गलत। 95%? यस, 95% होता है। किसमें? परिशोधित स्प्रिंट में एल्कोहल का प्रतिशत जो होता है वो 95% होता है। आई होप आपने नीट 2025 के बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के कराया। अब आप देखो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही किए। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा फिजिक्स पे और बायोलॉजी पे। स्पेशली मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कराऊंगा। अगर मेरे इस वीडियो पे 50 लाइक आते हैं, 50 लाइक का मैंने एम टारगेट रखा है, अगर उतने आते हैं तो मैं टॉप 50 नीट के नए क्वेश्चन लेके आऊंगा, PYQs भी लेके आऊंगा, नए क्वेश्चन लेके आऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी से, मानव कार्यकी से। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।